friends. This is Professor R.K. Singhal. I am working with ABS Engineering College as a professor and head. Our topic of today is 7QC tools, and basically this tool is designed for resolving the various problems that we face in the production or a service industry or any kind of industries. दोस्तों ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है. ये खाली पढ़ने के लिए, एग्जाम के लिए या स्टडी करने के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ये आपकी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर आप क्वालिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वेरिएशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, आपके आउटकम को एनालाइज करना चाहते हैं और एनालाइज करने के बाद प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे जो 7QC टूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इनको समझना ज़रूरी है. हर टूल का मतलब क्या है और कैसे हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं. अगर आप मेरी ये प्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से सुनेंगे, 2, 3, 4 बार सुनेंगे, तो आई एम 100% श्योर और रादर आई गारंटी यू कि आप इन टूल्स को प्रॉपरली वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं और इसके आउटकम को एनालाइज करके आप अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं. सो लेट्स गो वन बाय वन स्लाइड. देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रेजेंटेशन और आई दिस माय स्लाइड्स ऑफ ट्रेनिंग, एन ओवरव्यू ऑफ 7 क्वालिटी टूल्स, पर्पस ऑफ ईच क्वालिटी टूल, एप्लीकेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं हम और हर टूल का क्या बेनिफिट है, ये ब्रीफ में बात करेंगे. और आप ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ें जरूरी हैं जो बोल रहा हूँ सारी चीज़ों में स्लाइड पे नहीं लिख सकता. आप ओपन योर नोटबुक, टेक ए पेन और जहाँ पे आप समझते हैं कि नोट करना है, प्लीज स्टार्ट नोटिंग डाउन द थिंग्स. ऑलराइट, एंड keep remember so that it can help you in whenever you use in the future. All right, now if I talk about the background of 7QC tools, 7QC tools are simply statistical use for problem solving. ये statistical quality control tools हैं, and these tools are developed by Japan. In Japan, basically there are two gurus, quality gurus, we call them Deming and Juran. इन दोनों ने मिलकर ये टूल्स को इजाज किया था, डेवलप किया था. और शुरू में खाली ये टोयोटा में यूज हुए थे, कुछ इंडस्ट्रीज में यूज हुए थे, पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में. लेकिन आज एज ऑन टुडे पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग यूएस, यूरोप, people are using for problem solving. And that is not only production and any process, in kind of any processes, whether it's service industry or a manufacturing industry, we are using these tools for analyzing the various problems, minimizing the various problems, and how effectively we can resolve the issues problems. हम इसको यूज करते हैं, चाहे ये किसी टाइप की इंडस्ट्रीज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस इंडस्ट्रीज हो, आप सब जगह इन टूल्स को यूज करते हैं. जो भी वेरिएशन आते हैं, फ्लक्चुएशन आते हैं प्रोसेस में, डिलीवरी में, हम उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये टूल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. नाउ ये डैमिंग चेन कहलाती है. ये हम क्यों 7QC टूल यूज करना चाहते हैं? वी लाइक टू इम्प्रूव द क्वालिटी, वी लाइक टू डिक्रीज द कॉस्ट, वी लाइक टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, वी लाइक टू डिक्रीज द प्राइस and increase the market share, stay in a business for a longer period of time, and we can provide more jobs, and ultimately we get return on investment. ये कुछ इसके इसके बेनिफिट्स हैं. अगर हम QC टूल्स को यूज करते हैं इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम्स, तो हमको ये 7 मेजर बेनिफिट होते हैं. नाउ कौन कौन से 7 टूल्स हैं? पहली है चेकशीट, स्ट्रेटिफिकेशंस, पेरेटो चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, हिस्टोग्राम्स, कंट्रोल चार्ट,
एंड स्कैटर डायग्राम, हर टूल को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और प्लीज टेक ए नोटबुक, टेक ए पेन एंड नोटिंग डाउन वेर एवर यू फील इज एसेंशियल टू नोट डाउन। पहला यही हमारी, बिफोर आई चेक द फर्स्ट टूल, लेट मी टॉक अबाउट द PDCA अप्रोच, यानी प्लान, डू, चेक एंड एक्ट साइकिल, PDCA साइकिल। प्लान का मतलब है व्हाट वी लाइक टू हैव, व्हाई एंड हाउ। व्हाट मतलब डिफाइन द प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई, एनालाइज द प्रॉब्लम, हम इसको दूर कैसे करेंगे, हाउ। जब हम हाउ अचीव कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो फिर वी इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन टू इट, दैट इज डू। once we implement it, we start getting the results. When we start getting the results, then we start measuring the results. Once the results are measured, then we analyze the results. After measuring, analyzing, then we identify what are the gaps. क्योंकि ये जरूरी नहीं है जो टारगेट बनाया वो आप एग्जैक्टली अचीव हो जाए। 99.9% केसेस में डेविएशन मिलता है, राइट। वो डेविएशन क्यों आया, क्यों मिला हमको, राइट। अगेन वी रीप्लान, रीडिसाइड, re-identify the problems, identify the causes, re-implement, re-measure, re-analyze, and replan. So it is a continuous process, it is a continuous cycle. It is called a PDCA cycle. It is called PDCA approach. Now, ये 7 QC tools हम इन प्लान, डू, चेक और एक्ट पे कैसे यूज करते हैं, छोटा सा डायग्राम मैंने दिखाने की कोशिश करी है। ये एक्चुअली में प्रैक्टिकल जो बेसिकली इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं उनके लिए स्लाइड है, लेकिन आप इसको मोटे मोटा समझ सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि आपको ये बताने की कि ये प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल है, इसमें कौन कौन से टूल हमारे किस किस साइकिल में हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पी इज प्लान। प्लान में हम यूज करते हैं प्रायोरिटी डायग्राम, जब हम प्लान करेंगे, एनालाइज करेंगे और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज करेंगे। प्रायोरिटी डायग्राम यूज करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट, ग्राफ्स यूज करेंगे, चेकशीट यूज करेंगे, हिस्टोग्राम यूज करेंगे, स्कैटर डायग्राम यूज करेंगे, कंट्रोल चार्ट। यानी ये हमने यूज कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये मैंने दिखाने की कोशिश करी है, राइट। जो एक्ट है वहाँ पे नॉर्मली हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, हिस्टोग्राम लगा लेते हैं, राइट। और हम यूज करते हैं कंट्रोल चार्ट्स, कितना वेरिएशन आया, कहाँ पर नेगेटिव है, कहाँ पे पॉजिटिव वेरिएशन है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम रीप्लान करते हैं, री इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मैंने बताने की कोशिश करी है। ओके, आपको यहाँ पे इतना ही समझना जरूरी है कि ये PDCA साइकिल्स में हम इन कंट्रोल चार्ट्स को, यानी जो 7 टूल्स हैं, हम इनको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। पहला लेते हैं चेक शीट। लुक एट द एग्जांपल। चेक शीट क्या है पहले समझ लेते हैं। चेक शीट क्या है? चेक शीट the simple form with certain formats that can aid the user to record data in any of the form systematically. Data's, the data is collected and tabulated on the check sheet to record the frequency of specific events during data collection period. For example, मतलब डेटा कलेक्शन पीरियड में कितना फ्रीक्वेंसी से वो इवेंट हैपन हो रही है, हैपनिंग हो रही है, वो हम रिकॉर्ड जब मेंटेन करते हैं, उस रिकॉर्ड को टेबुलेट फॉर्म में करते हैं, इसको बोलते हैं हम चेक शीट। फॉर एग्जांपल, हमारा डायग्राम, हमने क्या दिखाने की कोशिश करी कि हमने अपना जो एड है वो हमने डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में दिया। जो हमारा प्रमोशन स्कीम है वो हमने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से करी। फॉर एग्जांपल, हमने डेली न्यूज़पेपर में ऐड निकाला, वीकली न्यूज़पेपर ऐड दिए, वेबसाइट पे दिया, रोड सिग्नेचर लगाए, रेफरल यानी लोगों ने बताया एक दूसरे से, वहां से रेफरल से वो लोग हमारे पास रिस्पॉन्स आया। यानी हमने इस रिस्पॉन्स को एक वीक में, यानी 5 डेज वीक में हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी
हमने ये देखा कि डेली न्यूज़पेपर एड से हमको 24 रिस्पॉन्सेज मिले इन 5 days वीक। वीकली न्यूज़पेपर से हमको 8 रिस्पॉन्सेज मिले, वेबसाइट से हमको 20 रिस्पॉन्सेज मिले, रोड सीरीज से हमको 3 रिस्पॉन्स मिले, रेफरेंस से हमारे 2 मिले, टोटल हमारे 57 रिस्पॉन्स मिले। यानी ये एक तरीका है कि डेटा हमने कलेक्ट किया, हमने उसको टेबुलेट कर लिया, राइट, ये हमको रिस्पॉन्सेज मिले। और ये बहुत सी चीजें हैं, मैं इसको प्रैक्टिकल ले जाता हूँ। अब देखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ओके मॉक किया, मॉक ड्रिल किया, या एक पर्टिकुलर एक इंटरव्यू का मैंने एनालाइज किया कि कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, कितने बच्चे होल्ड पे रखे गए, कितने बच्चे रिजेक्ट हो गए, या कितने बच्चे पास, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, कितने बच्चे रिजेक्ट हो गए, दे कुड नॉट बी सिलेक्टेड। नाउ जब मैंने इसको डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, एनालाइज करना शुरू किया, आई सेड मैंने उसको 1 2 3 पैरामीटर में डिवाइड कर लिया, 3 पैरामीटर स्केल बना लिया, कम्युनिकेशन, यूज ऑफ ग्रामर, सब्जेक्ट नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज वन पैरामीटर, कॉन्फिडेंस, राइट। मैंने देखा कि भैया देखो जी, 1 2 3 4 5 ये तरीका होता है इसको टेबुलेट करने का या रिकॉर्ड करने का। 1 2 3 4, ये क्रॉस कर दिया 5, यानी 5 लोग हमारे कॉन्फिडेंस के कारण से रिजेक्ट हुए हैं पहले लॉट में। दूसरे लॉट में 1 2 3 4, देन अगेन लेट मी ऐड अगेन, ओके, ये 5, यानी ये हमारा क्या होगा, ये हमारे 5 + 5 है, 10 लोग हो गए जो आउट ऑफ 100 because of poor level of confidence they could not qualify the interview. Communication की बात करें तो because of poor communication, why how many people are rejected? I could see because of poor communication, 1 2 3 4, okay, 1 2 3 4, 4 लोग ही हमारे because of poor communication हमारे could not qualify. Go to the next round, then I say okay, okay, 1 1 2 3 सब्जेक्ट नॉलेज, ओके, बिकॉज ऑफ सब प्योर सब्जेक्ट नॉलेज 2 लोग हमारे रिजेक्ट हो गए। इस हाउ, मतलब 10 5 10 14 14 3 17 17 और 2 19, यानी 19 लोग रिजेक्ट हो गए बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजन। तो इसको क्या बोलते हैं हम, चेक शीट, राइट। तो चेक शीट इज बेसिकली इज ए वेरी सिंपल tool, simple form of a tool, which basically how we collect the data and how we analyze the data. Okay, ये simple examples हैं, dirty, broken stitching, inconsistent margin, wrinkles, long threads, padding shape, off center, stitch per inch, others। मतलब कोई स्टिचिंग वाला कपड़ा लिया हमने, जिसको स्टिच कराया था हमने, मान लीजिए एक लॉट बनाया, उसमें 100 पीस 100 शर्ट बनाई, उस शर्ट के अंदर हमने कैसे उसको यूज किया, ये वो आपके सामने एग्जांपल है। ओके, नाउ another example of look at it in practical way. For example, product 1, product 2, product 3, product 4, product 5, product 6, product 7, product 10, 10 प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस करी है। तो ये संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, राइट। ये प्रोडक्ट 1 में मंडे को फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफेक्ट निकले 5, मंडे को निकले 3, ट्यूसडे को निकले 6, वेडनेसडे निकले 2, टोटल कॉम्युलेटिव इतने डिफेक्ट निकले। मतलब दैट हमने डाटा कलेक्ट किया और बाद में इसको हमने एनालाइज किया, और इस तरीके को बोलते हैं हम चेक शीट। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफिकेशन।
Stratification is it's a making a class, making group, making various layers of the data collected. Now जो डेटा हमने कलेक्ट किया चेक शीट के द्वारा, हम उसको फर्दर कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं, हम उसको फर्दर मीनिंगफुल क्लासिफिकेशन बनाने की कोशिश करते हैं, और इस क्लासिफिकेशन बनाने में हम स्ट्रेटिफाई सैंपल बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। देखिए क्या होता है जब हमारे पास डेटा कलेक्शन बहुत सारे सैम्पल रिसोर्सेज से आता है और बहुत सारे सेवरल कंडीशन से आता है, सच एज शिफ्ट्स, डेज, वीक, नंबर ऑफ सप्लायर, पॉपुलेशंस। तो उस डेटा को जो हमको कलेक्ट किया उसको हम स्टडीफाइड यानी डिफरेंट डिफरेंट हमने क्लासेस को कैटेगरी में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा, और इस क्लासिफिकेशन को कैटेगराइजेशन को हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सिंपल तरीका निकाला है। फॉर एग्जांपल ओके, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ओके मैंने रिजल्ट को एनालाइज किया, मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट रिजल्ट को मैंने एनालाइज किया, ओवरऑल रिजल्ट एनालाइज किया। तो मैंने कहा चलो भाई पहले मैं एनालाइज करता हूँ ओके कि जो 42 लेस देन ओके, मैं करता हूँ ओके ऐसा नहीं करता, ओके ऐसा करते हैं और सिंपल तरीका निकालते हैं इसका। साइंस, कॉमर्स, बीटेक, इंजीनियरिंग, मैंने एडिशन लिए जी एमबीए के अंदर, और मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से मेरे पास वॉकिंग्स आए, और डिफरेंट डिफरेंट वॉकिंग्स आके डिफरेंट ग्रुप्स आके टेस्ट दिया, टेस्ट करके मैं रिजल्ट आया, रिजल्ट को मैंने क्लासिफाई किया। मैंने देखा कि जो बच्चे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो साइंस बैकग्राउंड कितने हैं, कॉमर्स से कितने हैं, और इंजीनियरिंग कितने हैं। आई कैन फर्दर क्लासिफाई बीबीए कितने हैं, बीसीए कितने हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेटिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा कलेक्टेड। ना इसको बोलते हैं फॉर एग्जांपल लुक एट इलेक्शन होने वाले हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको सैंपल साइज लेके हम उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्लासिफाई किया, किससे क्लासिफाई किया, हमने कहा जी हमने जो रिस्पॉन्स कलेक्ट किया कि कौन सी पार्टी का क्या रिस्पॉन्स है, क्या स्टेटस है, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट सैंपल लिए। हमने क्या किया, पूरे एक सोसाइटी को, पूरे एक समाज को, पूरे सैंपल साइज को हमने 3 बेसिक क्लासिफिकेशन में बांट दिया। हमने कहा भाई बिजनेस में, दूसरा सैंपल हमने कहा भाई बिजनेसमैन तो हो गया, अभी हम क्या लेते हैं, ये लेते हैं ओके सर्विस क्लास। फिर हमने कहा भाई सर्विस क्लास भी हो गया, अदर्स ले लिया हमने। अदर से बहुत से लोग आ गए जो हाउस वाइफ हैं, कारपेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, अदर सोसाइटी के जो तबका है, जो और लोग रहने वाले हैं, उनका दे दिया। बेसिकली हमने 3 क्लासीफाई में डिवाइड कर लिया, और हमने ये देख लिया कि भाई इस पार्टी को बिजनेस में ज़्यादा वोट मिलती हैं या अदर से मिलती हैं, सर्विस क्लास से ज़्यादा वोट मिलती हैं या बिजनेस में ज़्यादा वोट मिलती हैं। तो ऐसे सैंपल्स को, जो टोटल सैंपल्स है, उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लास 5 में क्लासीफाई करने को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल when we analyze the result. Now go to the third tool which is called Pareto chart. Oh, very important Pareto chart. अब देखिए Pareto chart को मैं सीधा सीधा पहले लेता हूँ। देखिए ये बनाया किसने, आया कहाँ से। देखिए आपने सुना होगा 20-80 रूल, यानी 80% जो वेल्थ है पूरे वर्ल्ड की, एक कंट्री की, एक शहर की,
या एक गांव की 20% जनरली लोगों के पास पूरे शहर की, पूरे गांव की, पूरे कंट्री की, पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की वेल्थ होती है। इसको बोलते हैं 2080 रूल। ये रूल को जुरान ने यूज किया इन द फॉर्म ऑफ वाइटल वाइटल फ्यू ट्राइबल मैनी, यानी जो बहुत छोटे से कम दबका है और बहुत ज्यादा लोग हैं, यानी ट्राइबल और वाइटल के बीच में इसको यूज किया। यानी वाइटल को बोला 20% और ट्राइबल को बोला 80%। और 80-20 रूल को इसने अपने अपने क्वालिटी 7 टूल्स ने यूज किया। और इस टूल को यूज करने पे इसने इसको कहा इट इज कॉल्ड ए पेरेटो प्रिंसिपल। क्यों पेरेटो बोला? इट इज इटालियन इकोनॉमिस्ट हु हैज गिवन दिस रूल 20-80-20, एंड उसका नाम था विल्फ्रेडो पेरेटो। उस पेरेटो से इसने बनाया पेरेटो प्रिंसिपल, क्योंकि उसका एक रूल था, ही कैनॉट डिनाई। तो उसको जब उसने इसको यूज किया तो इसको उसने कहा इट इज कॉल्ड पेरेटो प्रिंसिपल। नाउ अब देखिए हम इसको यूज कैसे करते हैं। मैं सीधा एग्जांपल में जाता हूँ पहले, फिर आपको समझ में आएगा, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए देखिए this Pareto chart is a bar graph, uses the frequency of cause or problem to identify the most significant situation in the process, right? अब Pareto chart होता क्या है? It is simply a bar diagram. It is simply a bar diagram. और ये जो जो विल्फ्रेडो पेरेटो ने जो इजाज किया था, उसने जो बताया था वो 19th सेंचुरी में बनाया था। उसने कहा 20% पॉपुलेशन will have a 80% of the wealth, right? अब देखिए अब हम इसको कैसे यूज करते हैं, किसके अंदर? क्वालिटी टूल्स एज ए क्वालिटी टूल। और हम कैसे प्रॉब्लम को एनालाइज करने में यूज करते हैं, देखिए अब मैं दिखाता हूँ। हम एग्जांपल लिया किसका? एक रेस्टोरेंट का, राइट? इसका हम एग्जांपल लिया, पेरेटो प्रिंसिपल लगाया। हमने क्या किया कि जो कंप्लेंट है उसके टाइप्स को हमने क्लासिफाई कर लिया, राइट? हमने कहा कि टू नॉइजी, ओवर प्राइस्ड, food is tasteless, food not fresh, food is too salty, okay, not clean, unfriendly staff, waiting time, no atmosphere, small proportions। ये हमने कुछ बनाया, इस हमने कुछ रीजंस निकाली 10। ये 9-10 रीजंस है, 9-10 तरीके की कंप्लेंट हमको आती है। और हमने एक दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में इसको डाटा कलेक्ट किया। और हमारे फॉर एग्जाम्पल हमने एक हफ्ते में डाटा कलेक्ट किया और हमने देखा 1 वीक में, यानी 7 डेज में जितने कस्टमर आए और जितना डाटा कलेक्ट किया, तो वो डाटा ये था। लोगों ने कंप्लेंट करी, 27 लोगों ने कंप्लेंट करी टू नॉइजी की, 789 ने कंप्लेंट करी ओवर प्राइस की, फूड इज टेस्टलेस 65, फूड नॉट फ्रेश 9। सिमिलरली हमें रेस्पॉन्सेज मिले कंप्लेंट के इस तरीके से। नाउ अब हमने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर लिया, राइट? हमने क्या किया, मैक्सिमम कितने हमने लिया 1000 पे, यानी इधर ले लिया हमने आपकी कंप्लेंट्स का नंबर, रेस्पॉन्सेज का, और इधर ले लिया कंप्लेंट्स का। और हमने ये क्लासिफाई कर लिया। और इस पे हमने इसको हमने देखा जी ओवर प्राइस कितनी बार हुआ, 789। और इस तरीके से हमने क्या प्लॉट कर लिया, एक पेरेटो डायग्राम प्लॉट कर लिया। और समझते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक होटल है for which the complaints data could look sometime
something as shown in the below. कहता delay in refrigeration 43, sorry, delay in registration 43, room cleaning 34, food quality 17, delay in room service 9, staff attitude 6, room interior 6, air conditioning 3, कंसरीज 2, मिनी बार 2. ये हमारी कुछ कंप्लेंट आई, टाइप ऑफ कंप्लेंट और नंबर ऑफ कंप्लेंट, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंप्लेंट. नाउ वंस इट इज कलेक्टेड देन वी कैलकुलेट द कॉम्युलेटिव, यानी टोटल कंप्लेंट को टोटल कर लिया, ये 122 हुई, और इसको डिवाइड कर दिया किससे, 43 से. फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया इसके अंदर. देखिए मैं दिखाता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, बड़ा सिंपल तरीका है इसको करने में. यानी 43 डिवाइडेड बाई 120, तो 43 क्या है, ये टोटल कितनी, टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट कितनी है, 122. इसका क्या निकल गया, 35.2. ये क्या होगा, हमारी कॉम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ ईच कंप्लेंट. इस तरीके से मैंने सभी कैटेगरी कंप्लेंट की मैंने कॉम्युलेटिव परसेंटेज निकाल ली. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, और ये आराम से मैंने एक्सेल शीट का फॉर्मूला लगा रखा है, हाउ यू कैन आल्सो कैलकुलेट फ्रॉम द एक्सेल शीट. नाउ ये आपके पास एक्सेल शीट में आपने कर रखा है, आप सीधे सीधे एक्सेल शीट में जाइए. फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ एक्सेल शीट में जाने के लिए. फॉर एग्जांपल आप इंसर्ट में गए, बार चार्ट में गए, बार चार्ट में ये आ गए, ये राइट, ये 2D है और ये 3D है, ये 2D है, ये 3D है. ओके, मैंने ये सिलेक्ट किया, ओके किया, और ये मैंने निकाल लिया. ये अपने आप राइट क्लिक करते ही आपका डाटा किस में हो जाएगा, इसमें आ जाएगा. ऑलराइट, यहाँ मैं डाटा भर लिया जी अपना, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2. अब देखिए बड़ा सिंपल है तरीका इसमें. अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये देखिए, ये जितना भी डेटा आया ये मैंने इसमें भर लूंगा, और आराम से मेरा ये कैलकुलेशन हो जाएगा, बार डायग्राम बन जाएगा. राइट, सिमिलरली जब मैंने बनाया ये, तो जैसे ही मैं इसको अपने अपने इस फिगर को चेंज कर सकता हूँ, आई कैन क्लिक ऑन द राइट साइड ऑन दिस प्लेटफॉर्म. लुक एट, जैसे मैं गया, इंसर्ट किया, चार्ट में आया, और जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया, ओके, कहाँ गया, ये आ गया सर. जिसमें राइट क्लिक करूंगा, ये आ गया मेरा डायग्राम, यानी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4. ऑलराइट, this is how we can draw this Pareto diagram. Okay, all right. This is the final shape of the Pareto diagram. How we can draw any 80% problem, any delay in refrigeration, registration, then the room cleaning. ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम इसको दूर करेंगे तो हमारी क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो सकती है.
हमारी जो क्वालिटी आउटपुट है दैट कैन बी इम्प्रूव, वो बढ़ सकती है. नाउ नेक्स्ट गो टू द फिश बोन डायग्राम. फिश बोन डायग्राम is another way of, you know, uh, representing the एनालाइज डेटा. हम जो डेटा एनालाइज किया उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका है, और इसको हम एक चीज और बोलते हैं. ये एक जो फिश बोन डायग्राम है, ये एक चीज और कहलाती है. इफ यू कैन मेक ए गेस, व्हाट इज दिस कॉल्ड? ये कहलाता है इश्विका, इश्विका कावा डायग्राम. ये भी कहलाता है. ये एक्चुअली दिस साइंटिस्ट नेम, जिसने इसको इजाज किया था, जिसको इसने बनाया था, इसको यूज किया था, इसको फिश बोन डायग्राम बोलते हैं. ये एक्चुअली में फिश की शेप की होती है. दिस कॉल्ड अ फिश शेप, राइट. एंड ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, और ये बहुत कॉमनली यूज करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, राइट. इसमें क्या आइडेंटिफाई करते हैं हम हम क्या करते हैं इसके अंदर? हम लोगों से पहले एक ग्रुप बना के डिस्कस करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं जिसके कारण से ये प्रॉब्लम है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहाँ कुछ मटेरियल रिजेक्ट हुआ. मैं, फॉर एग्जाम्पल, आई वाज मैन्युफैक्चरिंग ए वाटर कूलर. वाटर कूलर में मेरे पास 10% का रिजेक्शन है. और मेरा 10% रिजेक्शन क्यों होता है, इसको मुझे एनालाइज करना है. इसको एनालाइज करने के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया, एक टीम बनाई, टीम के साथ बैठ के डिस्कस किया, और हमने आइडेंटिफाई किया क्या कि हमारे 1 2 3 4 मेजर कॉज हो सकते हैं किसी भी हमारे रिएक्शन के. एक रॉ मटेरियल खराब हो सकता है, वर्कर कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं, मशीन की प्रॉब्लम हो सकती है, और तीनों के अलावा कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, अदर प्रॉब्लम्स आ गए. यानी हमने 4 एरिया को आइडेंटिफाई कर दिया, 4 मेजर कॉज हो सकते हैं. इन मेजर कॉज को हमने फर्दर डिस्कस किया, फर्दर इन डेप्थ एनालाइज किया. हमने कहा रॉ मटेरियल वो जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हमें उस कंपोनेंट के अंदर चले गए. भाई, मोटर खराब है, कूलर खराब है, बॉडी खराब है. वर्कर्स की हमने बात करी कि वर्कर की ट्रेनिंग की कमी है, वर्क की नॉलेज में कमी है, या वर्कर्स हम एक्सेसिव काम करा रहे हैं, या वर्कर्स को हम सैलरी कम दे रहे हैं, मोटिवेशन कम है. फिर हमने मशीन्स की बात करी कि जो मशीन है हमारी पुरानी है, जल्दी जल्दी उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस हो जाती है, तो वो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है. ओके. ऑटोमेशन की कमी है मशीन के अंदर, ज्यादातर काम हमें मैनुअल करना पड़ता है. अदर्स प्रॉब्लम आगे कि हमारे पास जगह की कमी है, कंजस्टेड एरिया है, हमारा जो मटेरियल है वो फ्री रिमूव नहीं हो सकता. ठीक है जी, ये हमारी अदर्स प्रॉब्लम्स आ गई. ओके. और हमारी जो वर्किंग कंडीशन है बहुत बढ़िया नहीं है, सफोकेशन ज्यादा है वहां पर, हवा पानी की कमी है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की कमी है. ठीक है ना. ये हमने 4 एरिया आइडेंटिफाई कर लिए, और हमने एक एक एरिया को, एक एक पैरामीटर को हमने सिस्टमेटिकली एनालाइज किया, और उसके रियल कॉज को ढूंढने की कोशिश करी. ऐसा करने से, ऐसा करने के लिए, और ऐसा करने में हेल्प किया हमें इस डायग्राम ने. इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम. यानी यानी क्या बोलते हैं इसको? फिश बोन डायग्राम. ओके. इसको हमें इश्विकावा डायग्राम भी कहलाता है, right? Because it is given by this scientist, this professor, and it was given in Tokyo, University of Tokyo in 1940s.
and normally we call it flow bone diagram, Ish, Ishikawa diagram, और cause and effect diagram. कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, इनमें कोई भी नाम ले आप इसको यूज कर सकते हैं. Okay. Now it's very important, very critical, very useful diagram, and very generally used in the industries. Okay, ये दे रखा है मेथड, मशीन, पीपल, मटेरियल, मेजरमेंट, एनवायरमेंट. कोई प्रॉब्लम आई? इफेक्ट आया, ये प्रॉब्लम है. इनको मैंने मेथड में, मशीन में, पीपल में, मटेरियल में, मेजरमेंट में, एनवायरमेंट में मैंने 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर रीजंस आइडेंटिफाई किए, 7 कॉजेज को आइडेंटिफाई किया, और फिर मैंने इसको फर्दर एनालाइज करके और मैंने रियल कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, और इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम. आई ड्रॉ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट through this diagram, and this why we call it cause and effect diagram for fish bone diagram. Now next is बड़े सिंपल डायग्राम है, ये आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके. नाउ आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने कहा कि चलिए मुझे डिज़ाइन करना है. ओके, मैंने कहा ओके मैं कैसे करूँगा. वो मैं गया इंसर्ट पे, स्मार्ट शेप पे गया, और मैंने कहा चलिए ओके फाइन, मैंने ये बनाया. ओके, कॉपी पेस्ट, फाइन. और भी बनाया मैंने, इंसर्ट शेप, ये देखिए कॉपी पेस्ट. आई ड्रॉ दिस. ऑलराइट. और इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपली डिस्कस किया अमंग द टीम मेंबर्स, और मैंने एनालाइज करने की करी, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, और उस रीज़न को मैंने इसमें ड्रॉ कर लिया. ये मैंने ड्रॉ कर लिए रीजंस. राइट. और इस तरीके से फिर मैंने एनालाइज किया और फाइनल कॉज पे पहुंचा हूँ, और मैंने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाली है, एंड हाउ आई कुड एबल टू रीच टू दिस relationship just because of by using the cause and effect diagram. Now cause and effect diagram देखिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या हो सकता है. हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम कैसे यूज करते हैं, हाउ डू वी यूज हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम का मतलब ये भी एक तरीका बार चार्ट ही है. ये भी एक तरीका क्या चार्ट है, बार चार्ट है हिस्टोग्राम. And it's a very useful tool to describe a sense of frequency distribution of observed value of a variable. It's a type of bar chart that visualize both attribute and variable data of a product or a process. Also, within a process, it displays the different measures of central tendency and a mean, mode, and average. It should be designed properly for those working into the operation process can easily utilize and
अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस। अब मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, ये हिस्टोग्राम। अब मैं देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। Histograms are graphs or distribution data designed to show centering, dispersion, spread, and shape relative frequency of the data. They are used to understand how the output of a process relates to customer expectations and help answer the questions. Is the process capable of meeting customer requirement or not? अब हिस्टोग्राम को कब यूज करते हैं? जब डेटा आर न्यूमेरिकल नेचर, when you want to use the shape of the data distribution, when the output of a process is distributed approximately normally, when analyze whether a process can meet the customer's expectation or not, when analyzing what output from a supplier process look like, when seeing whether a process change has occurred within one time period to another, when determining whether the output of two or more processes are different, when you wish communicate the distribution of data quickly and easily to others। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। देखिए, थ्योरी तो बहुत सिंपल चीज है, आप पढ़ सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट है क्या, इसको यूज करना, समझना। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने अपने रिजल्ट को एनालाइज किया। मेरे पास 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं एक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, और बिफोर आईआईटी एग्जाम मैंने खुद एग्जाम लेते रहता हूँ मैं। और जब मैंने इंटरनल एग्जाम लिए, मैंने जो रिजल्ट आया उसको मैं हमेशा एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, और उस एनालिसिस के अंदर मैं हिस्टोग्राम को यूज करता हूँ। जब मैं बाचर यूज करता हूँ, तो बाचर बनाने के लिए मुझे इंटरवल बनाने पड़ते हैं, क्लास बनानी पड़ती है। क्लास मतलब, जैसे मैंने कहा कि 100 नंबर का पेपर है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट क्लास बना के, क्लासेस बना के मैं उसके जो डेटा कलेक्टेड है उसको उसमें प्लॉट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि ओके, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 आते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 21 से 30 आते हैं या 40 आते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिसके 41 से 50 आते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो 51 से 60 लाते हैं। तो इसको बोलते हैं इंटरवल बनाना। मैंने 10 शुरू शुरू में 15 का या 20 का, फिर बाद में 10 का इंटरवल बनाया, और मैंने उस ग्रुप्स में वो लोगों को प्लॉट कर दिया जो लोग उसमें फॉल किए हैं। जैसे मैंने कहा कि इस गिवन डायग्राम में जब मैंने अपने रिजल्ट को एनालाइज किया, ओके, कि कितने बच्चों के मार्क्स 2 से 30 के बीच में आए, मेरे सब सभी फेल है ना, लेस देन 30 एवरीबॉडी इज फेल। कितने मार्क्स 2 से 30 के बीच में आए, कितने स्टूडेंट्स के, 30 से 45 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, 45 60 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, 60 टू 75 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, 75 टू 85 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए। ये मेरे इंटरवल निकाल लिए मैंने। अब मेरा सैंपल साइज था, ठीक है ना, उसको मैंने नंबर स्टूडेंट और रिजल्ट के बीच में मैंने क्लासीफाई यानी रिलेशनशिप निकाली। यानी जब मैं दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकालता हूँ, उसको मैं क्या बोलता हूँ, हिस्टोग्राम। जब भी मैं दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करता हूँ, और उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। देखिए, अब मैं क्या किया, मैं एग्जाम्पल और लिया। मैंने कहा कि एक पप्पी है मेरे पास, उसकी ग्रोथ को मैंने मेजर करने की कोशिश करी, और उसको ग्रोथ को मेजर किया मैंने उसके वेट से, कितना उसने वेट गेन किया। मैंने उसका वेट मेजर करना शुरू कर दिया, 0.5, 0.5, 0.3, -0.2, 1.6, 0.1, 0.1, 0.6, 0.4। यानी जो वेट वेरी किया 0.2 से, -0.2 से लेके 1.6 तक वेरी किया। मैंने टेबल बना ली। जब मैंने टेबल बना ली, मैंने इसको फिर क्लासिफाई कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांट लिया।
यानी मैंने ग्रुप का इंटरवल रखा 0.5, यानी -0.5 से -0.5 से 0 तक एक ग्रुप हो गया। देन फर्दर 0 से 0.5 तक दूसरा ग्रुप हो गया, एंड 0.5 टू 1 एक ग्रुप हो गया, एंड 1 टू 1.5 अनदर ग्रुप हो गया। यानी इस ग्रुप को मैंने इस तरीके से इंटरवल में डिवाइड कर लिया और फिर उसको ये प्लॉट कर लिया। 0 यानी -0.5 से लेके 0 तक कितने लोग आए, 0 से 0.5, 0.5 से 1, एंड 1 से 1.5, 1.5 से 2। यानी इस पप्पी के वेट को मैंने प्लॉट कर लिया, राइट, अपने ऑब्जर्वेशन को इसे प्लॉट कर लिया। एंड दिस हाउ आई कुड एबल टू ड्रॉ द डायग्राम विच इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। अब मैंने इसको ये कैसे करते हैं, अब इसको फर्दर ड्रॉ करने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, इंसर्ट, इंसर्ट में आओ शेप, शेप में निकाला मैंने इनका सबका क्या निकल लिया, सब मैंने सेंटर, ओके, ये सेंटर पॉइंट है जी, इसका ये सेंटर पॉइंट है जी। ये देखिए, राइट, ये सेंटर पॉइंट है। फिर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया सर, बड़े बढ़िया तरीके ड्रॉ करने का भी मैं कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने का। ओके, इंसर्ट, शेप, इसको जरा मुश्किल ड्रा करना। यस, ये ड्रॉ करने का तरीका है, ड्रॉ कर सकते हैं आराम से आप, और आपको हमेशा बेल शेप मिल जाएगी, और इसको बोलते हैं प्लॉटिंग हिस्टोग्राम। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टोग्राम इफ यू फर्दर एनालाइज, ये चार तरीके के हिस्टोग्राम खींचते हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, ये तो बिल्कुल बढ़िया है, दिस इज अ वेरी नेचुरल वेरी फंडामेंटल डायग्राम। ओके, ये विद इन द स्पेसिफिकेशन लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये विद इन द लिमिट्स आएगी, थोड़ी लिमिट से बाहर चली गई है ना। ये है बिल्कुल टारगेट वैल्यू के नॉमिनल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ये नेगेटिवली स्क्यूड है, यानी सारी जो 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 ऑब्जर्वेशंस हैं वो लेफ्ट साइड पे जा रही हैं तो इसको नेगेटिवली स्क्यूड बोलते हैं, सारी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिवली साइड में जा रही है तो पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते हैं। ये पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, ये थोड़ी सी एक्सटर्नल जा रही है, थोड़ी सी बाहर निकल रही है कुछ डायमेंशन,
ये विद इन द रेंज है, तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। नाउ uses the benefit, it allows you to understand the glance of the variation that exists। मतलब जो हमारा वेरिएशन है उसको हम क्यों है, किस तरीके का है, किस शेप में है, वो कितना डीपर है, कितना बाहर निकल रहा है डायमेंशन से, कितना स्क्यूड है, वो स्क्यूड पॉजिटिव है, नेगेटिवली नेगेटिव स्क्यूड है, यानी लोअर लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर है या अपर कंट्रोल लिमिट के अंदर है। इसके द्वारा हमें पता लगता है कि जो हमारा वेरिएशन है, यानी जो रिलेशनशिप है टू वेरिएबल्स के बीच में, वो क्या है, इससे हमें पता लगता है हिस्टोग्राम से। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू एनालाइज। ओके, नाउ सेकंड इज कंट्रोल चार्ट। सिक्स, अब देखिए कंट्रोल चार्ट मतलब अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, और जनरली हम इसको हम मैकेनिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं। ये क्या, अपर कंट्रोल लिमिट, सेंट्रल लिमिट, यानी कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट, ये कंट्रोल लिमिट है। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 2 इंच डायमीटर का पाइप हम बना रहे हैं। हम क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 2 इंच पैरामीटर का पाइप। यानी इस 2 इंच पैरामीटर का पाइप बनाने में हमने, हमारी जो डायमेंशन है वो कितनी है, 2 इंचेस, राइट। हमने कहा भैया ये जो सेंट्रल कंट्रोल डायमेंशन कितनी है हमारी, 2.0 इंचेस। ये क्या हमारी कंट्रोल डायमेंशन हो गई, सॉरी 2.0। यानी अच्छा, अब इसकी अपर कंट्रोल लिमिट क्या है हमारी, हमने कहा भाई 2.1 इंच तक अगर पाइप रहेगा तो वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो यूजेबल है, राइट। अगर पाइप का डायमीटर 2.1 इंच तक रहा तो वो क्या है, वो यूजेबल है। यानी हमने कहा जो अपर कंट्रोल लिमिट है वो हमारी 2.10 इंचेस होगी। हमने कहा जी लोअर, लोअर लिमिट क्या आ गई हमारी, हमने कहा जी -0.1 है, यानी 0.1 माइनस तक तो चलेगा, यानी कितना हो गया जी, ओके, 2 - 0.1, 2 - 0.1 कितना है जी, 2 - 0.1, 1.9, 1.90 इंचेस। यानी ये हमारा लोअर कंट्रोल, यानी एनी डायमेंशन, एनी पाइप जो हमने बनाया, अगर उसकी डायमेंशन 2.11 यानी 2.1 से ज्यादा है, यानी जो भी डायमेंशन यहाँ पे लिखता हूं मैं, 2.11, ये हमारी कंट्रोल लिमिट से बाहर हो गई। जो भी डायमेंशन हमारी कहाँ से कम हो गई, 1.9 से कम हो गई। एक्सक्यूज मी, ये देखिए ये हमने ड्रॉ किया।
देखिए हमने कहा जी ये 1.89 यानी इससे एक कम हो गई या इससे एक ज्यादा होगी, तो ये क्या हो गया हमारी, ये भी रिजेक्ट हो गई, ये भी रिजेक्ट हो गई। यानी अगर हमने 100 पीस बनाए तो हम ये देखेंगे, हम प्लॉट करेंगे, हम मेजर करेंगे कि कितने पाइप्स जो हमने 100 बनाए हैं उसमें से कितने पाइप इस डायमेंशन से बाहर हैं, कितने पाइप इस डायमेंशन से लो डायमेंशन से भी कम है। तो इसको बोलते हैं हम अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। और ये इंस्पेक्शंस में, पर्टिकुलरली मैकेनिकल इंस्पेक्शन में ये बहुत काम आता है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन में बहुत काम आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपकी क्वालिटी को इंश्योर करने का, और ये पता लगाने का कि जो हम पीस बना रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कितने पीस हमारे परसेंटेज वाइज हमारे विद इन टॉलरेंस बन रहे हैं, विद इन कंट्रोल लिमिट बन रहे हैं, कितने हमारे आउटसाइड कंट्रोल लिमिट जा रहे हैं। राइट, अगर हमारी प्रोडक्शन में आधा परसेंट, 1% हमारा कंट्रोल लिमिट से बाहर है, हो सकता है आपको जो स्टैंडर्ड कहता है वो एक्सेप्टेबल है। अगर उससे ज़्यादा है तो इज ए सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न। हम प्रोडक्शन रोक के हम ये ढूंढने की पता करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, पहले हम उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, तब हम प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर प्रोसेस कंट्रोल। और ऐसा करने से हम धीरे धीरे इस कंट्रोल लिमिट को क्लोज करते जाते हैं। समझ में आया ना, इस कंट्रोल लिमिट को क्लोज करते जाते हैं। जैसे 2.11 2.10 आया और 0.9 आएगा, हम इसको धीरे धीरे कम करेंगे, 2.09 लेके आएंगे, या 1.91 लेके आएंगे, तो धीरे धीरे क्लोज करने की कोशिश करेंगे। और हम टूवर्ड्स सेंट्रल कंट्रोल लिमिट लाने की कोशिश करेंगे डैमेजेस को। हम इसका मतलब ये है कि हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। राइट, ये प्रैक्टिकल मीनिंग है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है इन 7QC टूल्स के। ओके, द लास्ट पार्ट इज perhaps लास्ट पार्ट इज लेफ्ट स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम ये भी बढ़िया, इसमें इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ये हमारा यूज आता है स्कैटर डायग्राम। इट्स a very powerful tool to draw the distribution of information in the two dimensions, which helps to detect the analysis a pattern relationship between the quality two variables. Okay, जो relationship निकलती है, it can be positive correlations, it could be negative correlations, it could be no correlations. For example, मैंने एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करी है। आप देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं एग्जांपल दिया रिजल्ट का। मैंने कहा भी मैं इंटरनल मार्क्स देता हूँ, एक्सटर्नल मार्क्स भी देता हूँ। मैंने ये जानने की कोशिश करी मेरे इंटरनल मार्क्स में जो मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ, और जो एक्सटर्नल मार्क्स जो बच्चे अपने आप स्किल से परफॉर्मेंस करके लाते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में, उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि इंटरनल मार्क्स बच्चा हमारे पास ही रहता है, हम उसको मार्क्स देते हैं, हम खुद ही पढ़ा रहे हैं, खुद ही उसको इवेलुएट कर रहे हैं। जब बाहर एक्सटर्नल जा रहा है, पेपर सेटिंग भी हम नहीं कर रहे, पेपर चेक भी हम नहीं कर रहे, हम पढ़ा भी नहीं रहे हैं, वही बंदा पेपर बना रहा है, कोई बंदा पेपर चेक कर रहा है, कोई बंदा पेपर को इवेल्यूएट कर रहा है, कोई आपको मार्क्स अवार्ड कर रहा है। तो इंटरनल मार्क्स कुछ हद तक हमारे हाथ में है, मतलब हम बायस हो सकते हैं। एक्सटर्नल को उसने कभी आपको देखा नहीं है तो डेफिनेटली भी अनबायस। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप निकल के आती है, ये हम हमेशा जानने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अगर हमारी रिलेशनशिप दोनों के अंदर अगर कैसी है, देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं, अगर मैं कहता हूं अगर मैं कहता हूं इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है,
यानी जिस रेशियो में मैंने इंटरनल मार्क्स दिए, उसी रेशियो में उसके आपके स्टूडेंट्स के एक्सटर्नल मार्क्स आते हैं, राइट? दैट मीन्स देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, अगर इसका उल्टा है, क्या है, इंटरनल मार्क्स तो ज्यादा हैं लेकिन एक्सटर्नल मार्क हमारे कम आते हैं, दैट मीन्स देयर इज ए नेगेटिव कोरिलेशन, राइट? व्हेन, जब इसमें हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है, स्कैटर्ड है, कोई शेप नहीं है, देन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। देखिए ये डायग्राम है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, ये नो कोरिलेशन, इसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो इसका डायग्राम बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं और इसके द्वारा हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं, एंड दे कुड बी पॉसिबल थ्री रिलेशनशिप विद द पॉजिटिव कोरिलेशन, negative correlation, or there is no correlation. This is how we use this diagram practically in the industries and identify the relationship in the two variables, how we analyze the result, the outcome uh, of the outcome of the inspection department, quality department, और जो रिजल्ट हमारे को मिला है हम उसको एनालाइज कैसे करते हैं, और एनालाइज करने पे क्या हमारा आउटकम निकल के आता है, और इस आउटकम से हम फर्दर चीज़ों को चेक करके, मॉडिफाई करके, एनालाइज करके और रेक्टिफाई करके एक प्लान बना के एक प्रॉपर एक्शन लेकर हम अपने क्वालिटी को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करने में ये 7 quality control tools are very important, and that these tools help us in sustaining, maintaining, and continual improvement of the quality. So thank you very much. I hope you should have understood these 7 quality control tools. Thank you.